पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। सीजीआई बीआर गवई के ऊपर एडवोकेट राकेश किशोर ने जूता फेंका। पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन सीजीआई ने कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही, लिहाजा छोड़ दिया गया। जूता भी लौटा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राकेश के पास से एक नोट मिला, लिखा था, मेरा संदेश हर भारतीय के लिए, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने राकेश किशोर के खिलाफ एक्शन लिया, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब उन्हें किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल में पेश होने, वकालत करने और पैरवी की इजाजत नहीं होगी। बीसीआई ने बताया उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होगी। राकेश किशोर को 15 दिन के भीतर जवाब देना है कि ये कार्रवाई क्यों न की जाए। इस बीच राकेश का बयान आया, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, माथे पर कोई बल नहीं, बाहें फैलाए शांत भाव से गोया विजयी मुद्रा में बैठे हों और कोई जंग जैसे जीत रही हो। बोले सीजीआई की टिप्पणी से आहत थे, इसलिए ये कदम उठाया। पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी एमएससी पीएचडी एलएलबी, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 71 साल के राकेश किशोर के बारे में और क्या जानकारी आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मयूर विहार की जिस सोसाइटी में रहते हैं, 6 साल पहले वहां के अध्यक्ष बने थे। लोगों ने राकेश के खिलाफ कई शिकायतें भी दर्ज कराने का दावा किया। एक शिकायत नवंबर 2021 में हुई, एक वरिष्ठ नागरिक पर कथित हमले से जुड़ी। हालांकि दिल्ली पुलिस के वही खाते में उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। बाकी इस मामले पर सीजीआई के परिवार की प्रतिक्रिया आई। उनकी माँ और बहन ने हमले का जिक्र करते हुए क्या कहा, सुनते हैं। आदरणीय भूषण जी, इनके ऊपर जो जूता फेंका है उसका सर्वप्रथम मैं निषेध करती हूँ। भारतीय राज्य घटना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सर्वसमावेशक लिख के जनता को सुपुर्द की है। भारतीय संविधान यह सबको समान संधि देती है, पर कुछ लोग कानून हाथ में लिए हुए ऐसा बर्ताव करते हैं कि भारत के लिए वो बर्ताव शर्मिंदा है और उससे देश में अराजकता फैल सकती है। ये जो हमला हुआ है ये पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली नहीं है। ये जो हमला है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमला है। हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान को सुरक्षित रखें। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है, उनको हमको एक सुरक्षित भारत देना है। सीजीआई गवई के खिलाफ जूता फेंके जाने का सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया। विचारधारा और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने घटना की निंदा की, लेकिन वकील का सीजीआई की टिप्पणी से आहत होकर जूता फेंकना सामान्य घटना नहीं है। क्या विचारधारा व्यक्ति को इस कदर मजबूर कर सकती है? कयास लगाए जा रहे हैं कि भगवान विष्णु पर सीजीआई की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं ने इसे हवा दी। 16 सितंबर को की गई टिप्पणी के बाद से बीते 15 दिनों में सीजीआई को सोशल मीडिया पर काफी कुछ भला बुरा कहा गया। उनकी दलित आइडेंटिटी पर भी हमले किए गए। सीजीआई ने तब कहा था कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन शायद उनकी टिप्पणी से आहत हुए लोग इसे सुनना समझना नहीं चाहते। सोशल मीडिया पर किसी बात का कितना बतंगड़ बना दिया जाता है उसकी कोई सीमा नहीं, इसका इल्म सीजीआई को भी है। आज यानी 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई गवई ने इसके संकेत दिए। बेंच में उनके साथ जस्टिस विनोद चंद्रन बैठे थे। सीजीआई बोले, मेरे दोस्त जस्टिस विनोद को कुछ कहना है, लेकिन सोशल मीडिया के युग में नहीं पता कोई चीज़ कैसे रिपोर्ट होगी, लिहाजा मैंने उन्हें बातचीत को प्राइवेट करने को कहा है। ये रहा सीजीआई की टिप्पणी के बाद से हो रहे बवाल का अपडेट। चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद और विधायकों पर हमले की खबरें आई। कुमारग्राम से भाजपा विधायक मनोज कुमार अपने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटने पहुंचे। इस दौरान भीड़ ने काफिले पर हमला किया, कार में तोड़फोड़ की, सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट। कई महिला कार्यकर्ता व सुरक्षाकर्मी घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरें विधायक की सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ मारने की भी है। इससे पहले 6 अक्टूबर को सांसद खगेन मुर्मू और बीजेपी विधायक शंकर घोष पर भी हमले हुए थे। दोनों नागराकाटा में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए गए थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में हमले के बाद एडमिट कराना पड़ा। हमला इतना खतरनाक कि बीजेपी सांसद की आंख के नीचे की हड्डी टूट गई। गंभीर चोटों के चलते वो आईसीयू में एडमिट है। कल पीएम ने इस घटना पर ट्वीट कर कड़ी प्रतिक्रिया दी। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सांसद खगेन मुर्मू से हॉस्पिटल में मिलने पहुंची, हालचाल जाना और मदद का भरोसा दिया। उधर बीजेपी नेताओं पर हमले को लेकर दोनों तरफ से बयानबाजी भी चल रही है और एक दूसरे पर लग रहे हैं आरोप।
हर पल पल का खबर देश की प्रधानमंत्री का पास है, गृह मंत्री का पास है। आज जो घटना हुआ, हम लोग पहुंचने का थोड़ा देर पहले डीजी साहब वहां पहुंचा था, लेकिन ना जाने क्यों कोई फोर्स नहीं था। पुलिस के सामने एक सांसद को, एक अनुसूचित जाति की सांसद को पीटा गया, मारा गया उसका सामने। इट्स अटेम्प्ट टू मर्डर। आज अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। सांसद, बीजेपी के एमएलए एक कॉन्वॉय 10 गाड़ियों को लेके, केंद्रीय सिक्योरिटी फोर्स लेके पहुंच जाते हैं बिना कोई रिलीफ के। हाथों में कुछ नहीं है लोगों को देने के लिए, लेकिन पहुंच जाते हैं जिससे कि फोटो खिंचवा सके। इस समय यह सब करने की जरूरत है। और मोदी जी, आप इसको लेके तृणमूल कांग्रेस को और इस राज्य सरकार को आप बदनाम करते हैं। आप ये कहते हैं कि ये तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने ये हमला किया बीजेपी सांसद और एमएलए पे। कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, कोई जांच आपने करवाई नहीं है। तब क्यों इस तरीके के बदनामी इस समय, इस कठिनाई के समय में, जब लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, जब मुख्यमंत्री और पूरी प्रशासन वहां पे काम कर रही है, जुटे हुए हैं, तब आप इन सब बातों को लेके बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए रुक करते हैं न्यूज रूम का। हरियाणा के एडिशनल डीजीपी वाई पूरन कुमार की 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में मौजूद उनके घर पर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उन्होंने खुद अपनी जान ली है। पुलिस को मौके से कोई नोट नहीं मिला। घटना के वक्त उनकी पत्नी सीनियर आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर थीं। पुलिस ने घर के साउंड प्रूफ बेसमेंट से शव बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, जिनका रिटायरमेंट 2033 में होना था। उन्होंने हरियाणा में कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाली। वो अपने तेज तर्रार, ईमानदार और पारदर्शी रवैये के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में पूरन कुमार कई विवादों के लिए भी खबरों में रहे। खासकर प्रशासनिक भेदभाव और जातिगत असमानता के आरोपों को लेकर उन्होंने बार बार कहा कि एससी यानी अनुसूचित जाति, दलित अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग में भेदभाव होता है। उन्होंने 2022 और 2023 के बीच हरियाणा सरकार को कई पत्र लिखे, जिनमें प्रमोशन, सैलरी और सीनियरिटी से जुड़े भेदभावपूर्ण फैसलों पर सवाल उठाए। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक जांच और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल में जुटी है, लेकिन इतने सीनियर और मुखर अफसर का यूं चले जाना सिस्टम के भीतर के तनाव और भेदभाव के सवालों को फिर से जिंदा कर गया है।